और वो ये है कि गोर या गोरे क्या होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। गोल। उसके बाद हमने जोन को भी इसी तरह कवर कर लिया। तो जोन भी कुछ और नहीं, जोन भी क्या है, दो सक्सेसिव पैरेलल लैटिट्यूड यानी दो अक्षांशीय क्रमानुगत अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो बना क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, जोन। और ध्यान रखना है इसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर मापते हैं। और इसी के जो पश्चिम में गया, जैसे यहाँ की जो होंगी 0 डिग्री के इधर जो होंगी, इसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। पूर्वी देशांतर रेखाएं। और इसके जो पश्चिम में होंगे ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ओके, तो आप लोग आ गए। गुड इवनिंग डियर ऑफिसर्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप लोगों के मन में काफी समय से चल रहा था, आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज किया था। वो ये था कि क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं। क्लासेस ना चलने के पीछे काफी सारे रीजंस थे। अभी के लिए मैं आपको उससे शेयर नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और हमारा टारगेट ही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी के लिए हम इतना कहते हैं कि अभी क्लासेस ज्यादातर चांसेस है कि अभी ये कंटिन्यू के फॉर्म में चलेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। फिलहाल के लिए अगर आप नए हैं तो आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर क्लासेस 3 सेक्शन में चलती हैं। पहला होता है जो हम आपको आज होमवर्क देते हैं उसे हम अगले सेक्शन में कराते हैं, यानी प्रीवियस क्लास में जो हमने आपको होमवर्क दिया था वो करवाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में दिख सकता है कि हमने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था कि शीतोष्ण और शीत कटिबंध क्षेत्र को समझाइए। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमने शब्द सीमा निर्धारित की थी 150 शब्दों की। तो ऐसे प्रश्नों को हम पहले करते हैं एक होमवर्क में। इसके बाद हमारा दूसरा एजेंडा जो होता है वो सबसे मेन होता है, और वो होता है जो आप थंबनेल देख कर आते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं का संबंध समय से कैसे है, गोर किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। इस तरह के प्रश्नों को हम समझेंगे, जीएमटी को भी हम समझेंगे। एक बार आप अपनी सरसरी निगाह निगाह से देख लीजिए कि हमें क्या क्या समझना है। यहाँ पर देख लीजिए पीपीटी के माध्यम से। इसके बाद हम इसको आगे कराने चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जोन हम समझेंगे, फिर परिभाषा के रूप में समझेंगे। जीएमटी आपका हो गया, जीएमटी से कौन कौन सी देश सागर और महासागर होकर गुजरते हैं। इस तरह आपके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो और फिर लास्ट में जब हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक होमवर्क देंगे। होमवर्क आज का जो होगा वो प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। वेट कीजिए, 1 सेकेंड का वेट कीजिए सब लोग। ओके, चलिए अब आपका क्लास स्टार्ट होता है। याद रहे शुरुआत के जो 5 मिनट होंगे वो आपके होमवर्क में जाएंगे। 5 से 10 मिनट भी हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में ही ओवर हो जाए। वेट। और जो लोग नए आए हैं उनको बता दिया जाए कि आप ये क्लास क्यों करें, क्लास करने के पीछे कुछ कारण है। वेट करिए। हाँ, सबसे पहला ये वाली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास को करने के बाद देशांतर रेखा से किसी भी तरह का प्रश्न आता है, फिर वो चाहे यूपीएससी में हो या फिर यूपीपीसीएस में हो या किसी भी अन्य स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। लगभग लगभग आप 60% आसानी से कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर 40% क्यों नहीं? क्योंकि 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी जो संकल्पना है वो इन्हीं प्रश्नों के काफी मिश्रित आधार पे होती है, यानी वो कुछ आधा यहाँ से उठाएंगे और कुछ आधे अन्य चैप्टर से। तो उनको मिला करके जो प्रश्न बनता है वो मिसलेनियस के फॉर्म में बनता है। तो उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे जब आप भूगोल को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। लेकिन 60% क्वेश्चन आप आज के क्लास को करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो इस प्रश्न को उत्तर के लिए मैंने आपको बताया है हम हमेशा 3 सेक्शन बनाते हैं। 3 सेक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। तो पहला सेक्शन होता है आपका, वेट करिए 1 मिनट। पहला सेक्शन होता है आपका प्रस्तावना का। वेट, हाँ, तो पहला सेक्शन होगा आपका
प्रस्तावना का, क्योंकि आपको कितने शब्दों में रखना है, 150 शब्दों में, तो शब्द की जो संख्या है वो हमें निर्धारित करते रहनी है एक एवरेज में। उसके बाद हम लिखते हैं मुख्य भाग। क्या लिखते हैं? मुख्य भाग। मुख्य भाग जैसे ही हमारा हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे निष्कर्ष। क्या लिखते हैं? निष्कर्ष। तो ये एक सामान्य रूप का पैटर्न है जिसे हमें समझते रहना है किसी भी तरह के मेंस को सॉल्व करने में। क्या यही पैटर्न को हम हमेशा अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो ये उसके लिए काफी ज्यादा एक बेसिक तरीका है जिसमें आप बिना किसी गलती किए आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना में आपको समझाना है शीतोष्ण क्या होता है और उसके विस्तार के माध्यम से। यानी शीतोष्ण और शीतकटिबंध क्षेत्र क्या है, उनको आप विस्तार के माध्यम से समझा दीजिए कि वो कितनी डिग्री से कितनी डिग्री में पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका खुद आंसर क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसका हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है पिछले क्लास में। यहां पर केवल आपको एक हिंट दिया जाता है कि किस तरीके से हमें करना है। अगर आप इस प्रश्न को समझना चाहते हैं कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगला यहाँ पर आप विस्तार जब लिखेंगे तो इसी माध्यम से आप समझा देंगे शीतोष्ण और शीतकटिबंध क्षेत्र क्या है, और इसकी शब्द सीमा आप रखिएगा 25 से 30 के बीच में। थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तब भी चलेगा। इसके बाद आप मुख्य भाग में इसके विस्तार को समझाते हुए यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति, वेट करिए मार्कर थोड़ा सा बैठा, प्रमुख वनस्पतियों को समझाएंगे, प्रमुख वनस्पतियों को। इसके साथ साथ यहाँ पर आप निवास स्थलों को समझाएंगे, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है और किस तरीके से सूर्य का प्रभाव, सूर्य के प्रभाव से क्या तात्पर्य है, यहाँ के तापमान से, और किस तरीके से अलग अलग तरह के यहाँ पर वन निवास पाए जाते हैं, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, आप ये भी यहाँ पर बता सकते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे आप बताएंगे कि ये जो आपने वन बताया, इनका आर्थिक और सांस्कृतिक, इनका आर्थिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में क्या योगदान है। वेट करिए मार्कर, सांस्कृतिक क्रियाओं में क्या योगदान है, क्रियाओं में वेट मार्कर काफी वेट में क्या योगदान है। चलिए, वो लिखा काफी गड़बड़ है, मतलब मार्कर की वजह से थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, बट उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें पहले क्या करना है। प्रस्तावना में हमें कि इनका विस्तार समझाना है, शीतोष्ण का अलग होता है, शीतकटिबंध का अलग। मुख्य भाग में हमें क्या करना है, उसके विस्तार को समझाते हुए वहां की प्रमुख वनस्पतियों को लिखना है जो कि सूर्य के प्रभाव में विकसित होती है। उसके बाद हम वहां के निवास को समझाएंगे और वहां पर पाए जाने वाले कुछ वनों के बारे में। इतना हम करेंगे तो हमारा जो शब्द सीमा है वो लगभग यहाँ पर आपका हो जाएगा, वेट करिए मार्कर ये रहा, आपका जो हो जाएगा लगभग 80 से 100 शब्द आपका यही हो जाएगा। फिर क्योंकि लगभग आप 80 से 100 शब्द यहाँ लिख चुके हैं, मान लीजिए 80 आपने यहाँ लिखा और 25 आपने ऊपर लिखा, तो लगभग 100 हो गया। या आप 100 लिखते हैं उधर 30 लिखते हैं तो 130। तो यहाँ आपको कोशिश करनी है कि 25 से 35 शब्दों में आप निपटा दीजिए उन सांस्कृतिक और आर्थिक चीजों को बताने में। अगर आपको नहीं पता कि आर्थिक और सांस्कृतिक में क्या क्या है जो शीतोष्ण और शीतकटिबंध क्षेत्र में है, तो आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये था आपका प्रीवियस होमवर्क। अब आज हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं पर। इससे पहले हम देशांतर रेखाओं पर चर्चा करें, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने देशांतर रेखा को पहली बार कब सुना था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वेट करिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। देखिए, अगर शब्दों को बहुत छोटा छोटा तोड़ के रखे, देशांतर क्या मिल के आ रहा है, देशांतर, देश और प्लस अंतर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि देश का अंतर करने वाली रेखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसके शाब्दिक अर्थों में। तो देशांतर रेखा क्या है इसे समझते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो स्वरूप है कुछ जियोइड है।
जियोइड का मतलब क्या है? इस तरीके का शेप, लगभग लगभग। ओके, अब आपको पता है कि यहां पर हमने आपको बताया था, यहां पर होता है आपका उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और यहां पर होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम बोलते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इन दोनों को हम क्या करें? वेट। ओके, अगर इन दोनों को हम एक रेखा के माध्यम से क्या करें? मिला दें, तो ये जो रेखा बनी ना, इसी को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। समझ पाए? तो देशांतर रेखा कुछ और नहीं है, बल्कि अगर आप देखना चाहें, देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब प्रश्न उठता है, सर एक बात बताइए, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, तो इसका हम क्या करें? प्रश्न सही भी है कि मतलब इसको उपयोग में क्यों लाया गया, आखिरकार इसका क्या फायदा है देशांतर रेखा से, देशांतर रेखा को समझने में। सबसे पहला जो फायदा है वो है मार्क्स, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, और जब आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इसका एक प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट क्या है? आप मान लीजिए, जैसे ये है आपका, ये रहा आपका ग्लोब, वेट, ये रहा आपका ग्लोब, यानी कि कुछ कुछ पृथ्वी। फिगर पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अभी के लिए काम चलाओ, फिगर मैनेज कर लीजिए। आप सबको पता है कि ये क्या होती है? अक्षांश रेखा है, जो कि यहां पर कौन सी है? विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा। यहां तक बात क्लियर है? आपको पता होगा हमने विषुवत रेखा क्यों और अक्षांश रेखाओं को क्यों समझा था, ताकि हम जान पाए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश किस पर्टिकुलर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, उसका हम एंगल समझ पाए। तो आप देखेंगे, तो अगर हमें देखना है कि यहां पर कौन व्यक्ति है, यहां पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है पी, जिसका नाम क्या है? पी। तो हमने बता दिया, और मान लीजिए 23.5 डिग्री वाली रेखा है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? फटाफट बताइए। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो हमने कह दिया वो व्यक्ति कहां पर है? कर्क रेखा पर। लेकिन एक मिनट, अब अगर आप उसे कर्क रेखा पर ढूंढने जाएंगे, तो आप पाएंगे कि कर्क रेखा यहां पर भी है, कर्क रेखा यहां पर भी है, कर्क रेखा यहां पर भी है। यानी कि अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो किस देश का निवासी है। कर्क रेखा में तो है, ये बात कंफर्म है, लेकिन कर्क रेखा में वो कहां पर है? क्या वो भारत में है, क्या वो अफ्रीका में है, या फिर वो नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कि उत्तरी अमेरिका में? तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है कि वो कहां पर है, क्योंकि हमने बता तो दिया कि वो कर्क रेखा पर है, लेकिन कर्क रेखा पर कहां, ये नहीं बताया। तो इसी को एग्जैक्ट रूप में बताने के लिए हमारे पास कौन आ जाता है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अगर यहां पर एक क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस रहेगा, और वो बताता है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं इस वाले पर, जैसे ये हो गया आपका, ये वाला आपका जो है कर्क रेखा, ये है 23.5 डिग्री। ये कितना है? 23.5 डिग्री। और ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल है, वेट करिए, यहां से जो शुरू होता है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि 0 डिग्री क्या है, इसको मध्यांतर रेखा या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सब बताता हूं। लेकिन पहले समझिए कि देशांतर रेखा को बनाया क्यों गया, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे अचानक से पूछ लेते हैं कि हमें बस इतना बताइए कि देशांतर रेखा को अगर आपको समझाना है कि वो क्यों बनाया गया, तो वो इससे आप समझाइए, ना कि पूरे उसके विस्तार रूप को। तो सिंपल है कि देशांतर रेखा जैसे आपने ये बनाया, ये 0 डिग्री, ऐसे यहां पे मान लीजिए बन जा रहा है 67 डिग्री, यहां पर हुआ। तो ये जो व्यक्ति है ये कहां पर खड़ा है? आप बताएंगे कि ये 23.5 डिग्री कहां पर है? वेट, 23.5 डिग्री है ये अक्षांश पर, और 67 डिग्री, 67 डिग्री ये कहां पर है? देशांतर पर। 66 डिग्री कहां पर है? देशांतर रेखा पर। इससे क्या होगा? इससे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं।
कैसे? जैसे आपने कई बार ट्रैक किया होगा मोबाइल लोकेशन को। जब आप मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हैं तो उसमें कुछ इसी तरह से देता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर और 67.5 डिग्री देशांतर यहाँ पर। तो किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए या किसी भी प्लेस को निर्धारित करने के लिए कि वो कहाँ पर है अक्षांशी और देशांतर में, इसीलिए हम यूज करते हैं किसका? देशांतर रेखाओं का। यानी किसी बिंदु या किसी देश को निर्धारित करना हुआ तो हम किसका यूज करेंगे? अक्षांश और प्लस देशांतर रेखाओं को। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है Q और ये यहां पर रहता है, Q यहां पर है इस वाले पॉइंट पर, और आपको बताना है इसको हम किससे निर्धारित करें। अगर हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, अक्षांश रेखा से या देशांतर रेखा से। परेशान मत होइए, बेसिक चीजें मैंने काफी रखी हैं, इसीलिए आपको लगेगा कि क्लास थोड़ी बोरिंग है, बट थोड़ा वेट कीजिए, क्लास अभी अपना स्पीड पकड़ेगी। तो आप बताइए, ये जो बिंदु Q है ये अक्षांश, इसको हमें पूर्ण रूप से निर्धारित करना है कि ये कहां पर, हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो हम अक्षांश रेखाओं से निर्धारण करेंगे कि देशांतर से। आपके पास 3 सेकंड का समय है, शुरुआत होता है अब। 3, 2, 1। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका उत्तर होगा हम अक्षांश और देशांतर दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अक्षांश से सिर्फ हमें पता चलता है कि वो हॉरिजॉन्टल में किस रूप में व्यवस्थित है, किस क्षैतिज रेखा में हो सकता है, और वर्टिकल से हमें पता चलता है, यानी देशांतर रेखा से पता चलता है कि वो किस वर्टिकल में है, यानी किस ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, उत्तर से दक्षिण की ओर किस तरफ है। यानी कि अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो अक्षांश और देशांतर दोनों की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखाएं हम क्यों समझते हैं। अब अगला अभी इसमें कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। यहां तक हमें बात समझ में आई कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक जो रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को, ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुव को हमने क्या किया? दक्षिण ध्रुव से मिलाया। फिर उत्तरी ध्रुव को हमने क्या किया? दक्षिण ध्रुव से मिलाया। फिर उत्तरी ध्रुव को हमने दक्षिण ध्रुव से मिलाया, और ऐसे करते करते हमारे पास ऐसे कई सारी लाइन बन जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से हमने मिलाते चले गए। उम्मीद है आपको यहां तक ऐसे बात समझ में आई। तो जब हम इस तरह मिलाते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से, तो हमारे पास 180 डिग्री, इसको हम बोल लेते हैं पूर्व की ओर, और ये आपका हो जाता है 180 डिग्री पश्चिम की ओर। तो हमारे पास 180 डिग्री पूर्व की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ क्या हो गई? रेखाएं हो गई। कौन सी? देशांतर रेखाएं। यानी कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि टोटल कितने रेखाएं होती हैं देशांतर के, तो आप बोलेंगे टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है और देशांतर अलग है। कैसे अलग है, एक बार अगर आप भूल गए हैं तो फिर से समझ लीजिए। इस वाले वीडियो में नहीं बताया था मैंने एक अलग वीडियो में बताया था। देखिए वास्तव में होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो वेट करिए, ये है आपका विषुवत रेखा। ये आपका कौन है? विषुवत रेखा। होता क्या है कि हम जब उत्तरी ध्रुव से, क्या कर रहे हैं, जब हम उत्तरी ध्रुव से ऐसे खींच रहे हैं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा, तो आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये यहां पर एक क्या बना लेता है? कोण। ये यहां पे क्या बना लेता है? कोण। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी इस तरीके से कोण बनते चले जाते हैं। दिख रहा है आपको? इस तरीके से। तो अगर आपसे कोई पूछे देशांतर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे देशांतर क्या है,
तो आप बोलेंगे देशांतर क्या है? विषुवत रेखा से लंबवत बना कोणीय दूरी। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि कोणीय दूरी, कि जो आपका देशांतर है, देशांतर एक अलग चीज है और देशांतर रेखाएं अलग है। देशांतर क्या है? इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं देशांतर। और देशांतर रेखा क्या है? जो इन कोणों को मिला दे, बिंदु के माध्यम से मिला दे, वो होता है आपका देशांतर रेखा। थोड़ा सा अंतर है देशांतर और देशांतर रेखाओं में। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब एक चीज और देखिए, क्योंकि हमें चीजें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़नी है लेकिन सोचने के माध्यम से। आप देखिए, जैसे जैसे हम यहां से क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम यहां से दूर जा रहे हैं तो दूरी पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। अगर इसको मैं एक आपको फिगर से दिखाऊं तो ये देखिए आपके सामने फिगर ये है। यहां पर देखिए आपको विषुवत रेखा के पास दूरी ज्यादा मिलेगी। फिर जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये दूरी क्या होते जा रही है? कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। ऊपर की तरफ आप देखिए, ये दूरी क्या होते जा रही है? कम। यहाँ पोल पे देखिए एकदम दूरी घटते जा रही है। इससे क्या देखने को मिला? इससे ये देखने को मिला कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है? उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी सभी जगह एक समान नहीं रहती। सभी जगह एक समान नहीं रहती है। सभी जगह एक समान नहीं रहती है। एक समान नहीं रहती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, देशांतर रेखाओं को आपने चित्र के माध्यम से ही देख लिया। यहां देख लीजिए फिर से। अब यहां देखिए, यहां दूरी कुछ है, यहां दूरी कुछ है और यहां दूरी कुछ है, और इतनी दूर पे आप जा रहे हैं जैसे जैसे, तो आप देख लोगे ये जो लाइन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे घटती जा रही है। तो और आपने देखा ऊपर की तरफ भी यही हो रहा है। अगर आप नीचे की तरफ देखिए, आप पाएंगे कि नीचे की तरफ भी यही सेम चीज हो रहा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। और ये बीच वाली लाइन क्या होती है एक्चुअली? देखिए, रटना नहीं है कोई चीज, ध्यान से समझते रहिए। ये बीच वाली लाइन एक्चुअली क्या है? विषुवत रेखा। यानी आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर, समझिएगा, विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। और जैसे जैसे आप कहां जाएंगे? ध्रुवों की तरफ, क्योंकि ये भी आपका ध्रुव है ऊपर की तरफ। वेट करिए एक मिनट। ये देखिए, आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी ध्रुव है, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये भी ध्रुव है। एक उत्तरी है और एक दक्षिणी। यानी कि जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपकी जो बीच की दूरी है वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं, वेट करिएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दूरी क्या होगी? ध्रुवों की तरफ दूरी घटती है और विषुवत रेखा पर, ये तो विषुवत बना ही है, यहां पर सर्वाधिक होती है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेता है। सर्वाधिक ज्यादा यानी कि सर्वाधिक होती है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, कुछ एग्जाम आपके साथ मस्ती करते हैं, वो एग्जैक्टली पूछ लेते हैं कि हमें बताइए कि सर्वाधिक कितनी होती है। तो अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक 111.3 किलोमीटर होती है। याद रहे, अक्षांश रेखाओं में भी ऐसा होता है, लेकिन उनके बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है और इनके बीच में विषुवत रेखा पर 111.3। और जैसे जैसे आप कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की तरफ। फिर से देख लीजिए कहाँ गया, फिगर में ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन को देखिए। हम जैसे जैसे कहाँ जा रहे हैं? ध्रुवों की तरफ। देखते रहिए दूरी क्या हो रही है? कम होते चली जा रही है। तो सबसे ज्यादा दूरी कहां पर? विषुवत रेखा पर। कितनी? 111.3। आप उठा करके पेपर देखिएगा, कई तरीके के प्रश्न ऐसे स्टेट लेवल पर और यूपीएससी में पूछे गए हैं। यूपीएससी का मतलब सीएससी से है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी।
अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो एक चीज और देखिए। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली, सॉरी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये क्या है? काल्पनिक रेखा। वेट, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली ये क्या है? काल्पनिक रेखा। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है? विषुवत रेखा को लंबवत काट रही है। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी क्या है? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा को लंबवत काट रही है। लंबवत काट रही यानी कि क्या बना रही है? समकोण बना रही है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि वह कौन सी रेखा है जो विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाती है। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे वो है देशांतर रेखाएं। प्रश्न फिर से उठेगा, कौन सी देशांतर रेखाएं? आपको ऑप्शन दे देगा 1 डिग्री, 22 डिग्री, 40.5 डिग्री और 50 डिग्री। तो कोई भी देशांतर रेखा हो, वो सभी के सभी क्या करती हैं? विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, याद रहेगा। सारे के सारे जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या करती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सभी देशांतर रेखा या सभी देशांतर रेखाएं। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा हूं। सभी देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं, विषुवत रेखा से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का कोण बनाती है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे चल के कभी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्यों कि लगभग मैंने क्यों लगाया? तो क्या है? सभी देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। फिर चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 55 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री ही क्यों ना हो। उम्मीद इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए हमें क्या था कि हमने देखा कि एंगल्स तो बन रहे हैं यहां पर। वेट, हमने देखा कि ये आपका क्या है? ये है, हो गया मान लीजिए आपका पृथ्वी, जल्दबाजी में बन गया बट कोई बात नहीं। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रहा है। ये तो हो गया आपका क्या? एक देशांतर रेखा। ये हो गया आपका एक देशांतर रेखा। लेकिन जब हम इसी के बाद और रेखाओं को मिलाते हैं, यानी कि जैसे ये हो गया आपका L2। L2 से मैं इसे क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, तो लॉन्गिट्यूड का L। और फिर इसी को जब हम देखेंगे तो ये आपका हो गया L3। तो इसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में ये आपकी क्या हो जाएंगे? ये आपकी कहलाएंगी 180 डिग्री, 180 लाइन आपकी बन जाएगी पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, यानी 360 लाइन आपकी बन जाएगी देशांतर रेखाओं की। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए हमने एक रेखा को क्या किया था? इस 0 डिग्री वाले को हमने क्या किया था? मानक। इस 0 डिग्री को हमने क्या किया था? 0 डिग्री को हमने क्या किया? मानक माना था। क्योंकि इसी के पूर्व में जो गए उसको हमने बोल दिया पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इसी के जो पश्चिम में गया, जैसे यहां की जो होंगी 0 डिग्री के इधर जो होंगी, इसको हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। पूर्वी देशांतर रेखाएं। और इसके जो पश्चिम में होंगी ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो इसका मतलब यह है कि एक को हमने क्या किया? मानक माना। तो 0 डिग्री हमारा क्या है? मानक रेखा है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मानक याम्योत्तर रेखा। मानक याम्योत्तर रेखा, या फिर आपको कहीं कहीं इसको देखने को मिल जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं 0 डिग्री देखने को मिले, या मानक याम्योत्तर देखने को मिले, या प्राइम मेरिडियन मिले, या देशांतर रेखा देखने को मिले, आप समझ जाइएगा कि बात किसकी हो रही है? 0 डिग्री की, क्योंकि हम उसी को मानते हैं। इसी की बात कहीं कहीं पर आपको दिखेगा। वेट, आपको कहीं कहीं पर दिखता होगा कि इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मध्यांतर रेखा।
मध्यांतर रेखा भी देखने को मिलता है और ग्रीनविच भी देखने को मिलता है। एक मिनट, मैं तो अपने ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। तो इसको हम कहीं कहीं पर ग्रीनविच या मध्यांतर रेखा के रूप में भी जानते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ये दिखे ग्रीनविच, तो मन में कॉन्सेप्ट आता है कि सर इसे ग्रीनविच क्यों बोलते हैं। इसके लिए भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों बोलते हैं। वेट करिए। तो इसको हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिस समय की ये बात है, आई थिंक लगभग 1912 थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक बार आपको मैं सन कमेंट में लिख दूंगा क्या है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 1912 अक्टूबर की ही बात थी। एक बार कमेंट में आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, अगर सन गड़बड़ होगा तो मैं लिख दूंगा। तो 1912 के आसपास की बात थी। लोगों ने क्या किया कि एक सोचा क्यों ना एक क्या बनाया जाए, एक मानक समय रेखा के लिए सबसे पहले एक क्या बनाया जाए, मानक रेखा बनाई जाए। तो एक रॉयल एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी, या आप कह लीजिए वेधशाला। इसको एकेडमी नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं एग्जैक्टली हाँ, रॉयल लेबोरेटरी थी, रॉयल लेबोरेटरी। एकेडमी नहीं बोलते, लेबोरेटरी बोलते हैं। तो रॉयल वेधशाला थी, वहां पर इसके बारे में चर्चा हुई, एक बैठक हुई। और उस बैठक में जो बैठक हुई रॉयल लेबोरेटरी में हुई, जो कि कहां पर है, ग्रीनविच पे है। और ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड के लंदन में है। इंग्लैंड के कहां पर है, लंदन में। और लंदन में ग्रीनविच कहाँ है, पूर्व साइड में। तो पूर्व की तरफ क्या है आपका, ग्रीनविच है। पूर्व की तरफ क्या है, ग्रीनविच। तो ग्रीनविच कुछ और नहीं, एक क्या है, एक प्लेस है। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पहले 3D वाले मैप में दिखाया गया है, इसी को जूम करके दिखाया गया यहाँ पर। तो यहीं पर ग्रीनविच है, जो कि लंदन का एक प्लेस है। तो वहीं से होकर ये रेखा जाती है, और वहां पर ये बैठक हुई थी। तो सभी देशों के लोग आए, वैज्ञानिक आए, और वहां पर उन्होंने बताया कि आज से हम इसी को क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। तब से इस 0 डिग्री का नाम ग्रीनविच रेखा, या फिर मध्यांतर रेखा, या फिर देशांतर रेखा, या मानक याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपके माइंड में यह कॉन्सेप्ट है, तो आपको भूलना नहीं है कि ये लगभग लगभग क्या है, सेम ही है, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका नाम पड़ गया है। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमें मेंस में लिखना भी है, अगर मेंस में इसी तरीके का प्रश्न आ जाए, फिलहाल ऐसा आता नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं कि देशांतर रेखाओं को परिभाषित करते हुए, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, देशांतर रेखाओं को परिभाषित करते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या भारत में समय रेखा के दो मांगों को लेकर के चलने वाले चलने वाले चर्चा को नहीं, सॉरी, चलने वाले, अब बना सकते हैं, वेट करिए, प्रश्न बनाने दीजिए अच्छा सा। हाँ, चलने वाले संबंधित समस्या पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो वहां पर एक बार आपको देशांतर रेखा और समय रेखा दोनों को जो है बताना पड़ेगा कि वो क्या है। फिलहाल के लिए अभी आगे समझते हैं। तो अगर परिभाषा आ जाती है तो आप कैसे लिखेंगे, तो वही हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले नीचे वाले देखते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी के ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में, वेट, उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या बोलते हैं, याम्योत्तर, देशांतर, या फिर मध्यांतर रेखाएं। तो ये तो बहुत इजी था। इसी को मध्यांतर या याम्योत्तर, इसी को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा और अलग तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक बड़ा वृत्त जो भूमध्य रेखा के समकोण पर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है। जैसे आपने ये देखा था, ये क्या है, विषुवत रेखा से 90 डिग्री से होकर के 90 डिग्री बनाता है। उस वाले कॉन्सेप्ट को लेके दो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, चाहे पहले वाली चाहे दूसरी, दोनों ही समान है और दोनों में कोई अंतर नहीं है, व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, वेट करिए 1 मिनट। अब आपको एक चीज और बता दिया जाए, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है और पूछते भी हैं, हालांकि इसका जो व्याख्यान है वो एनसीईआरटी में बकायदा लिखा हुआ है, और वो ये है कि गोर या गोरे क्या होता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। गोर
या फिर गोरे, कहीं कहीं पर इसको गोरे भी प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्या होता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि गोर या गोरे से आप क्या समझते हैं, खासकर प्रीलिम्स में। तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न दिख जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपने जो देखा ना, वेट करिए, आपने देखा ना कि ये अगर एक पृथ्वी है, वेट, और एक देशांतर रेखा ये है और एक देशांतर रेखा आपकी ये है। अगर ये दोनों क्रमानुगत है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका एरिया होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, गोर। इंग्लिश में हम लिखें इसको, जिससे आपको समझ में आ जाए, GORE, गोर। तो गोर क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्या है, एरिया। ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये हो गया आपका 0 डिग्री, 1 सेकंड के लिए, और ये वाला मान लीजिए आपका क्या हो गया, वेट, ये वाला आपका बन जाता है 1 डिग्री। इसको आप 1 सेकंड के लिए मान लीजिए क्या है, 1 डिग्री। तो ये है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री। तो इन्हीं के बीच में ये जो आपका जगह बन रहा है, ये एरिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, गोर। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो गोर क्या है, गोर कुछ और नहीं बल्कि दो क्रमानुगत, ये वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, सक्सेसिव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप क्रमानुगत बोल सकते हैं। दो क्रमानुगत देशांतर रेखाओं के बीच में जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्र है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोर। और गोर को मेजर करने का एक तरीका होता है, हालांकि आप चाहे जैसे करिए, लेकिन हम मानते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ हम क्या करते हैं, गोर को मापते हैं। और इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, हमने आपको बताया कि आप देखिए, वेट, ध्रुवों की तरफ क्या है, ये ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों से, सॉरी, विषुवत रेखा पर ये क्या है, ज्यादा है, और जैसे जैसे आप क्या जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये घटता चला जाएगा। उसी बात को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, विड्थ मैक्सिमम एट इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगी, और डिक्रीज अवे फ्रॉम इक्वेटर, और इक्वेटर से दूर जाने पर ये घटती चली जाएगी, जो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब आगे एक और बात करते हैं, और याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के लहजे से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। इस बार का तो छोड़ दीजिए, 2022 का, जो 2023 का पेपर आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कई सारे प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ाया है मैंने, यहीं से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे भूगोल में, दिखाएंगे जरूर, और करंट अफेयर से भी जोड़ के दिखाएंगे। इसके बाद एक प्रश्न और आता है कि सर जोन क्या होता है, ये मैंने अलग से ऐड किया है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न ये है कि जोन क्या होता है। तो जोन हम सभी लोग नॉर्मली समझ जाते हैं कि क्या होता है, जोन एक तरह का एरिया होता है, लेकिन भूगोल के माध्यम में ऐसा नहीं है, आपको जोन को परिभाषित करना पड़ेगा। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाएं, क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, याद है ना, इस तरह की कुछ अक्षांश रेखाएं होती थी। तो हमें परिभाषा नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखना है, मान लीजिए 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इतना दूर दूर नहीं होता, बट मान लीजिए, तो दो सक्सेसिव पैरेलल लैटिट्यूड, यानी कि अगर दो क्रमानुगत, क्रमानुगत का मतलब कुछ और नहीं होता, यानी कि क्रम से दो क्रमानुगत अक्षांश रेखाओं के बीच को जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जोन। तो जोन क्या है, जोन कुछ और नहीं, ये आपका एक लैटिट्यूड हो गया और एक लैटिट्यूड ये हो गया। मान लीजिए 82 डिग्री है और ये 83 डिग्री है, तो इसके बीच के ही जो, बीच का ही जो क्या होगा आपका एरिया, यानी जो क्षेत्र होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, जोन। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें जो इनके बीच की दूरी होती है वो सेम रहती है, कितनी, 111 किलोमीटर। और इसको हम कैसे मापते हैं, ये याद रखिएगा, इसको हम मापते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका जोन है वो कहाँ कैसे मापा जाएगा। तो आपको दे तो देगा 111 किलोमीटर, लेकिन दे देगा पश्चिम से पूर्व, और जैसे ही आपको पश्चिम से पूर्व दिया, तुरंत आप कहेंगे कि 111 किलोमीटर होता है, सही है, हमने जो पढ़ा वो आ गया, टिक कर देंगे, और गलत, क्योंकि 111 किलोमीटर नहीं, कितना होगा वो,
111 ही होगा, लेकिन पूर्व से पश्चिम की तरफ, ना कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। यानी आपको जब जोन को आप मेजर करेंगे या बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, पूर्व से पश्चिम की तरफ। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर है। और इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम क्या है, इक्वेटर पे है तो दूरी क्या रहती है, ज्यादा रहती है 111। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि वो 0 के आसपास हो जाता है। यहाँ वेट करिए, यहाँ पर जो आपने ऐसे देखा होगा इस तरीके से बनता है ना ऐसे, ये। उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अच्छा, एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। वेट करिए, एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता है वरना आप लोग भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगे, 1 सेकंड नहीं 2 मिनट लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, जिसमें से हमने एक को मानक मान लिया था। उसके बाद जो पूर्व की तरफ जाएगी उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा, जो पश्चिम की तरफ जाएंगी वो पश्चिम देशांतर रेखा। इसी को 180 एक तरफ हो जाएंगे, 180 एक तरफ, यानी 360 डिग्री, सॉरी 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। इसके बाद हमने पढ़ा कि देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों। तो किसी भी बिंदु की अवस्थिति को दर्शाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और उसमें एक देशांतर रेखा होगी और एक अक्षांश रेखा। इसके बाद हमने पढ़ा कि देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो ध्रुवों पर सबसे कम और विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, जो कि 111.3 किलोमीटर होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो देशांतर है, देशांतर अलग है, वो क्या है, एक कोणीय दूरी है, जबकि देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सभी रेखाएं विषुवत रेखा से लगभग क्या करती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और इसी के साथ साथ मानक याम्योत्तर भी रेखा में से बोलते हैं 0 डिग्री को, ग्रीनविच रेखा या फिर मध्यांतर रेखा बोलते हैं। इसके बाद हमने जाना कि यूपीएससी में अधिकतर प्रश्न पूछे जाने वाला ये जो गोर है, ये गोर क्या होता है। ये गोर कुछ और नहीं बल्कि 2 क्रमानुगत देशांतर रेखाओं के बीच की जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं गोल। उसके बाद हमने जोन को भी इसी तरह कवर कर लिया। तो जोन भी कुछ और नहीं, जोन भी क्या है, 2 सक्सेसिव पैरेलल लैटिट्यूड, यानी 2 अक्षांशीय क्रमानुगत अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो बना क्षेत्र है उसी को हम क्या बोलते हैं, जोन। और ध्यान रखना है, इसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर मापते हैं और इसका जो मान है वो 111 किलोमीटर होता है। कई बार एग्जाम में माइल्स में पूछ लेता है या मील्स में, तो इसको भी याद रखे रहिएगा, 69 मील्स होता है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। फिर हमने परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित किया, और इस बार फिर हमने देखा कि जो जीएनटी है यानी ग्रीनविच मीन टाइम, और यहां से ग्रीनविच रेखा, उसको ग्रीनविच रेखा क्यों नाम पड़ा। इंग्लैंड में जो लंदन है, लंदन के पूर्व की तरफ जो ग्रीनविच एक प्लेस है, वहां पर एक बैठक हुई 1912, अगर सन गलत नहीं है कमेंट से चेक कर लीजिएगा एक बार। तो वहां पर एक तरह का क्या हुआ, बैठक हुई, और वहां पर फिर एक जो देशांतर रेखा उसको मानक मान लिया गया। अब प्रश्न ये उठता है, सर सब कुछ ठीक है, हमें सब समझ में आ गया, लेकिन ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसको क्यों लाया गया। देखिए, अब यहीं से शुरुआत होता है ग्रीनविच मीन टाइम का एक नया कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, जिससे हम ये समझेंगे कि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसको हम समय से कैसे जोड़ते हैं। हाँ तो सुनिएगा, हमें देखना है जो ग्रीनविच मीन टाइम है इसको अब हम समय से कैसे जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि आज के क्लास के लिए ये काफी ज्यादा हो गया है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कल के क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और हम चीजें अच्छे से एक्सप्लोर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम करेंगे नहीं, आप कल आइएगा, कल हम इसके आगे और सारी चीजों को करेंगे। कल हम क्या करेंगे वो आपको यहां तक आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको होमवर्क जरूर दे दिया जाए। होमवर्क क्या है इस बार देख लीजिए, होमवर्क सब लोग वेट करिए। आपका होमवर्क है, आपने देखा प्रश्न जो मैं दूंगा वो प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वो प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रश्न है कि विषुवत रेखा
विषुवत रेखा और देशांतर रेखा और देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का मतलब 0 डिग्री वाले से है यहाँ पर, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वह है, आपको बताना है वह कौन सा महाद्वीप है या महासागर। अगर महासागर है तो महासागर और महाद्वीप है तो महाद्वीप। वह कौन सा महाद्वीप है या कौन सा महासागर, वह कौन सा सिर्फ महाद्वीप महासागर नहीं, वह कौन सा द्वीप है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ वहां पे द्वीप के साथ आपको यह भी बताना है कि अगर कोई देश है तो वो कौन सा देश है, और उस देश के निकटवर्ती 3 देश आपको ये बताना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट, और हाँ अगर कोई खाड़ी भी है, वेट, अगर कोई आपको खाड़ी भी दिखती है तो आपको बताना है कि वो कौन सी खाड़ी है जो यहाँ पर विषुवत रेखा और देशांतर रेखा जहां पर एक दूसरे को काटती है। याद है ना, इस तरीके से विषुवत रेखा और इस तरीके से देशांतर रेखा, ये भी 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती है उस प्लेस का क्या नाम है, ये आपको बताना है। उस महाद्वीप का क्या नाम है, उस महासागर का क्या नाम है, उस द्वीप का क्या नाम है, उस देश का क्या नाम है, अगर वहां पर कोई खाड़ी है तो उस खाड़ी का क्या नाम है, और अगर देश है तो उसके निकटवर्ती 3 आपको देश के नाम को बताना है। निकटवर्ती, समीपतम, ठीक है, जो सबसे उसके पास में हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम में से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के माध्यम से हम किस तरीके के हम जो है देशांतर रेखाओं को माप सकते हैं, उससे हम अलग अलग समय रेखा को मान निकाल सकते हैं, और भी कई सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि क्लास की टाइमिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए क्लास को यहीं पॉज करना पड़ेगा। उम्मीद है आप होमवर्क करेंगे, और अगर आपको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पूरा समुद्र विज्ञान पढ़ना है तो समुद्र विज्ञान हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, समुद्र विज्ञान की जो सारी चीजें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।